अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक पढ़ा था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आज जो हमारा टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया था कि कैसे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो लास्ट जो हमने रिफॉर्मर्स पढ़े थे, रिफॉर्मर्स का जिक्र किया था जिनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी का साथ है, और उसको फिर अटैच किया था टू नेशन थ्योरी के साथ। और मैंने बताया था टू नेशन थ्योरी प्लस इस्लामिक आइडियोलॉजी इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इन दो चीजों पर बेस करती है। तो रिफॉर्मर्स बताते बताते मैंने लास्ट रिफॉर्मर आपको बताए थे, सैयद अहमद शहीद। तो सैयद अहमद शहीद का इंडिया एंड पाकिस्तान जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक ऐसा रोल है जो कि नाकाबिले जो भुलाना होता है, कि आप उसको भुला नहीं सकते, अनफॉरगेटेबल। क्योंकि ये ऐसे बंदे थे जिन्होंने जज्बा जिहाद पैदा किया अपनी आज़ादी के लिए, जुल्म सितम को तोड़ने के लिए, उनसे निजात के लिए। क्योंकि बाकी रिफॉर्मर्स उन्होंने जिहाद किया लेकिन उन्होंने जिहाद बिल कलम किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिहाद बिस्सैफ यानी कि जिहाद तलवार से, इन्होंने जिहाद का जज्बा उभारा इंडियंस के अंदर, कि आप, खास तौर पर मुस्लिम्स, कि आप अपनी जुस्तजू करें जो आपके ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो यही जज्बा चलता गया। हालांकि वो 1831 के अंदर बालाकोट में शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत रायगा नहीं गई। और बिल आखिर 1857 के अंदर इंडियंस इकट्ठे हो गए, जिसमें मुसलमान बशमूल हिंदूज एंड सिख्स सारे इकट्ठे हो गए, और सारों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया और इन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। आज हमारा टॉपिक है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या मुश्किलात फेस आई जो कि इंडियंस थे, और इनकी वजह क्या थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, और इम्पैक्ट क्या है। तो व्यूअर्स, इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहले है क्या। 1857 से पहले कंपनी रूल था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंतहाई जुल्म सितम कर रहे थे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो सोसाइटी है, सोसाइटल एक्सप्लॉयटेशन, क्रिश्चियन मिशनरीज, ये सारे इंडियन सोसाइटी को तबाह कर देते। तो इस चीज को रोकने के लिए, और इसके अलावा स्टेट की इनेक्सेशन हो चुकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट को लूट रही थी, पूरी इंडियन ट्रेजरी को लूट लिया था, जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बे, दिल्ली जैसे इलाके इनके कंट्रोल में आ चुके थे। प्लस 1846 के अंदर कश्मीर, 1849 के अंदर पंजाब एंड 1843 के अंदर सिंध, ये सारे इलाके इन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि इंडियंस बशमूल मुस्लिम्स एंड हिंदूज इकट्ठे मिलकर लड़े, जिसको ये कहा गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को तीन पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एक होगा इंडियन पर्सपेक्टिव, एक होगा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, एक होगा ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। जो इंडियन पर्सपेक्टिव है उसको व्यूअर्स कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ये है कि ये वॉर लड़े तो थे लेकिन अपनी सीटें बचाने के लड़े थे। क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जितने भी मुगल रूलर्स थे वो पेंशनर्स बन के रह चुके थे। जब आप पेंशनर्स बन के रह जाते हो और आपकी पेंशन रुक जाए, तो आप आपके पर बांध दिए जाते हैं, आपके पर काट दिए जाते हैं, फिर आप लड़ने की कोशिश करते हो लेकिन आप फेल हो जाते हो। तो इसी तरह मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया के साथ भी हुआ। तो व्यूअर, इसके बाद जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने बताया कि स्टेट्स की इनेक्सेशन हो रही थी, इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी अंग्रेजों ने, जिसको कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स, 1848। लॉर्ड डेल हाउस, ये उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उसके बाद जो तीसरा पर्सपेक्टिव है व्यूअर्स, वो है ब्रिटिशर्स का। वो कहते थे ये कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी, ये थी इंडियन म्यूटनी। इंडियन म्यूटनी अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत की खुली निशानी थी। बगावत किस बात की, इसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आप, जो अंग्रेज सरकार थी वो खुद ही कॉलोनियलिस्ट थी, वो खुद ही काबिज थी, तो ये कैसे कह सकते हैं वो इंडियन म्यूटनी थी। म्यूटनी तो होगी जब आप किसी की स्टेट के ऊपर कब्जा करें। तो
1857 में स्टार्ट होगी। 10 मई 1857 में बंगाल से और मेरठ से डिफरेंट कंट्रीज, जो कंट्री वाइड म्यूटनी या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होगी, और इसको सेंटर बनाया गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कौन बैठे थे? आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। उनको इन्होंने अपना सेंट्रल लीडर माना और उनको कहा जी हमें लीड करें। लेकिन इसकी ये फेल होगी बुरी तरह, क्योंकि इसकी बहुत सारी रीजन थी, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कॉजेज क्या थी? कॉजेज ये थी कि हम डिफरेंट डिवीजन कर लेते हैं कि पॉलिटिकल कॉज क्या थी, इकोनॉमिक कॉज क्या थी, रिलीजियस कॉजेज क्या थी। पॉलिटिकल कॉजेज ये थे, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉर्ड डेलहाउसी, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या पेश किया? जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब होता है कि अगर किसी भी क्राउन का या किसी भी रूलर का बेटा नहीं है और सिर्फ बेटी है, तो उसकी बेटी को ट्रांसफर नहीं होगी प्रॉपर्टी, और सीधा वो चली जाएगी अंग्रेज सरकार के पास। एक ये था। दूसरे नंबर पर इनकी पेंशन बंद हो चुकी थी, और मुगलों के जो टाइटल थे जो अंग्रेजों ने दिए हुए थे वो भी बंद हो गए। तो ये सम ऑफ द फैक्ट्स, ये पॉलिटिकल कॉजेज थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज के अंदर जो नया सिस्टम इन्होंने लेके आया है, इन्होंने जागीरदाराना सिस्टम खत्म किया। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज थी। इन्होंने ताल्लुकदारी सिस्टम खत्म किया। ताल्लुकदारी वो होता था कि जो बादशाह या वजीरों के साथ जिसका ताल्लुक होता था उसको प्रॉपर्टी से नवाजा जाता था, उनको जागीरें दी जाती थी। इन्होंने ये खत्म कर दिया। इन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का इफ्तिताह किया, जो कि पसंद नहीं आया तब के रूलर्स को, जो कि मुसलमान थे और हिंदू थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि बहुत नागवार गुजरा। जुडिशियल सिस्टम ये अपना लेके आए। हमारा जुडिशियल सिस्टम था जो कि पंचायत का निज़ाम था, उसको खत्म कर दिया इन्होंने। रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने रिवाइज किया, मॉडर्नाइज किया। इन्होंने इंडियन की डाउन साइजिंग स्टार्ट कर दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। जी नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे? जैसे मैंने बताया, इंडिया को कहा जाता था कि ये एक गोल्डन स्पैरो है, सोने की चिड़िया, और इन्होंने सोने की चिड़िया को बहुत लूटा। एग्रीकल्चरल एक्सप्लॉयटेशन की, ट्रेड एक्सप्लॉयटेशन की, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज इनके कंट्रोल में जाती थी।